नमस्कार। आज हमारे सामने भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये 19 दिसंबर 2025 का सुबह-सुबह जारी किया गया मौसम बुलेटिन है। और ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कल धूप खिलेगी या बारिश होगी। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें आने वाले हफ्ते के अनुमान हैं, कोहरे और शीत लहर की चेतावनियां हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी सेहत, हमारी यात्रा, यहाँ तक कि खेती पर इसके असर को भी समझाता है। तो चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सिर्फ क्या नहीं बताता बल्कि क्यों पर भी रोशनी डालता है। इस रिपोर्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जेट स्ट्रीम जैसे उन सिस्टम्स का जिक्र है जो पूरे उत्तर भारत के मौसम को कंट्रोल कर रहे हैं। हम आज इसी क्यों की तह तक जाएंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले उत्तर भारत से शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पर मौसम बड़ी करवट ले रहा है। हाँ, पहाड़ों पर तो मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सब जगहों पर 19 से 23 दिसंबर के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। और यही हाल 20 से 22 दिसंबर के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी रहेगा। और इसमें एक चेतावनी भी है जो थोड़ी चिंता की बात लग रही है। 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। मतलब पहाड़ों में यात्रा करने वालों को सावधान रहना होगा। बिल्कुल। और इसका असर नीचे पंजाब के मैदानी इलाकों तक भी पहुंचेगा, जहां 20 से 22 दिसंबर के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। और इन सब का जो मुख्य कारण है वो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बुलेटिन के अनुसार यह जम्मू और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है और ये समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। एक मिनट, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, ये होता क्या है? हम ये शब्द हर सर्दी में सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका ठीक-ठीक मतलब नहीं पता होता। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि ये भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी से उठी नम हवाओं का एक बहुत बड़ा तूफानी सिस्टम होता है। ये कोई छोटा मोटा बादल नहीं है। ये हजारों किलोमीटर का सफर करके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ भारत पहुंचता है। अच्छा। और जब ये नम हवाओं का विशाल सिस्टम हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों से टकराता है तो वो ऊपर उठने पर मजबूर हो जाता है और अपनी सारी नमी बारिश और बर्फ के रूप में वहीं गिरा देता है। और ये चक्रवाती परिसंचरण? चक्रवाती परिसंचरण का मतलब है कि हवा एक जगह पर गोल गोल घूम रही है, जिससे ये सिस्टम एक जगह पर टिका रहता है और लगातार नमी बरसाता है। अच्छा, तो ये पश्चिम से आने वाली एक तरह की नमी की नदी है जो हिमालय से टकराकर बरस जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ। तो पहाड़ों पर तो ये सिस्टम बर्फ गिरा रहा है, लेकिन जब इसका असर मैदानों तक पहुंचता है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है ना? हाँ। यहाँ बात बर्फ की नहीं बल्कि किसी और चीज की है जो शायद ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कोहरा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मैदानों की सबसे बड़ी कहानी कोहरा ही है। और ये हल्का फुल्का कोहरा नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 19 से 21 दिसंबर के बीच घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी है। बहुत घने कोहरे की? हाँ। और ये सिर्फ उत्तर पश्चिम तक सीमित नहीं है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। और ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है। बुलेटिन के आंकड़े बताते हैं कि ये पहले से ही हो रहा है। आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली के पालम में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी। सिर्फ 50 मीटर? पंजाब के अमृतसर और यूपी के आगरा में भी यही हाल था। 50 मीटर का मतलब है कि सड़क पर अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसे कुछ ही गाड़ियां आगे क्या है वो भी नहीं दिखेगा। और यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो आपने पहले उठाया था, कनेक्शन का। हाँ, मेरा सवाल वही है। क्या ये जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और मैदानों में जो ये इतना घना कोहरा है, इनका आपस में कोई सीधा रिश्ता है या ये दो अलग-अलग मौसमी घटनाएं हैं? नहीं नहीं, इनका बहुत गहरा और सीधा रिश्ता है। इसे एक क्रम में समझिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर अपनी नमी बर्फ के रूप में गिराकर आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे बर्फीले पहाड़ों से ठंडी और भारी हवा नीचे मैदानों की तरफ उतरती है। अब मैदानों में पहले से ही नदियों और खेती की वजह से हवा में काफी नमी होती है। सही। तो जब पहाड़ों से आई बर्फीली ठंडी हवा इस नमी वाली हवा से मिलती है
तो नमी तुरंत पानी की अरबों नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है और यही घना कोहरा है। अरे वाह, इसमें भी कुछ अजीब पैटर्न दिख रहा है। हाँ, तापमान की कहानी भी सीधी नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान यानी रात का तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बढ़ सकता है? अच्छा। हाँ, वही गुजरात में उल्टा है। अगले 2 दिनों में तापमान बढ़ेगा और फिर गिरेगा, तो एक स्थिरता के बाद उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और ये तापमान का खेल भी कमाल का है। रिपोर्ट में लिखा है कि मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजस्थान के नागौर में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उसी दिन देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान केरल के कोट्टायम में 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मतलब एक ही दिन में 32 डिग्री से ज्यादा का फर्क। बिल्कुल। ये तो ऐसा है कि देश के एक हिस्से में लोग भारी रजाई में हैं और दूसरे में शायद एसी चलाकर बैठे होंगे। ये इतना बड़ा अंतर कैसे बनता है? ये भारत की विशाल और विविध भूगोल का एक बेहतरीन उदाहरण है। दक्षिण भारत जैसे केरल समुद्र के पास है और भूमध्य रेखा के भी करीब है, इसलिए वहाँ मौसम साल भर गर्म और नम रहता है। समुद्र तापमान को कंट्रोल में रखता है। ठीक है। वहीं उत्तर भारत जैसे राजस्थान समुद्र से बहुत दूर है। यहाँ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का असर होता है, जहाँ सर्दियाँ बहुत ठंडी और गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं। और दिसंबर में तो ठंडी हवाएं सीधे हिमालय से आती हैं, जिससे तापमान बहुत नीचे चला जाता है। समझ गया। तो एक ही देश में दो बिल्कुल अलग मौसम दिखना स्वाभाविक है। ये आंकड़े तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस बुलेटिन की सबसे जरूरी बात यह है कि यह हमें बताता है कि इन सब का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए कोहरे से शुरू करते हैं। यात्रा पर इसका क्या असर हो सकता है? असर बहुत व्यापक है। सबसे पहले तो हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों पर असर पड़ेगा। उड़ानें और ट्रेनें लेट हो सकती हैं या रद्द भी हो सकती हैं। सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। और इसमें एक और चीज लिखी है बिजली लाइनों के बारे में। हाँ, वो एक तकनीकी पहलू है जिस पर कम ध्यान जाता है। घने कोहरे वाले रास्तों पर बिजली की तारों पर नमी जम जाती है, जिससे कई बार पावर लाइनें ट्रिप हो जाती हैं। और फिर बिजली गुल हो जाती है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य पर इसका असर वो तो और भी गंभीर हो सकता है। बुलेटिन में कहा गया है कि कोहरे में प्रदूषक कण होते हैं जो फेफड़ों के लिए खतरनाक हैं, खासकर अस्थमा के मरीजों के लिए। लेकिन ये आंखों में जलन क्यों पैदा करता है? क्या ये वही प्रदूषक हैं? हाँ, ये वही प्रदूषक है। होता यह है कि शहरों में हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, जो फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलती हैं। अच्छा। जब घना कोहरा छाता है तो ये गैसें पानी की नन्ही बूंदों में घुल जाती हैं और एक बहुत हल्का एसिड बनाती हैं। जब ये बूंदें हमारी आंखों के संपर्क में आती हैं तो इससे जलन और संक्रमण का खतरा पैदा होता है। तो ये सिर्फ धुआं नहीं है, ये एक तरह का केमिकल सूप है जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो वाकई डरावना है। कोहरे के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 19 और 20 दिसंबर को कोल्ड डे या शीतलहर की भी चेतावनी है। इसके क्या खतरे हैं? देखिए, ठंड के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फ्लू, नाक बहना या गला खराब होना जैसी आम बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन एक गंभीर खतरा फ्रॉस्ट बाइट का है। फ्रॉस्ट बाइट? हाँ, इसमें शरीर के खुले हिस्से जैसे उंगलियां, पैर की उंगलियां, नाक या कान की त्वचा ज्यादा ठंड से जम जाती हैं। खून का दौरा रुक जाता है और वो हिस्सा सुन्न होकर काला पड़ सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। और बुलेटिन में कंपकंपी को लेकर एक खास चेतावनी है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। बुलेटिन में साफ लिखा है कि कंपकंपी को नजरअंदाज न करें। कंपकंपी दरअसल हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है। अच्छा। हाँ, ये पहला संकेत है कि शरीर अंदरूनी गर्मी खो रहा है और उसे तुरंत गर्मी की जरूरत है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो हाइपोथर्मिया की स्थिति बन सकती है, जो जानलेवा हो सकती है। तो जब खतरे इतने साफ हैं तो बचाव के तरीके भी बताए गए होंगे। यात्रा और स्वास्थ्य को लेकर क्या सलाह दी गई है? सलाह बहुत व्यवहारिक है। यात्रा के लिए कहा गया है कि गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, धीरे चलाएं और अपनी यात्रा के शेड्यूल के लिए एयरलाइंस या रेलवे से लगातार संपर्क में रहें। और सेहत के लिए? स्वास्थ्य के लिए जब तक बहुत जरूरी न हो बाहर जाने से बचें, खासकर सुबह और शाम के समय। और अगर निकलना भी पड़े तो अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक कर रखें। और ठंड से बचने के लिए जो कपड़ों वाली सलाह है वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। एक मोटा भारी स्वेटर पहनने की बजाय ढीले ढाले हल्के ऊनी कपड़ों की कई पतली परतें पहनने को कहा गया है। इसके पीछे क्या विज्ञान है?
इसके पीछे बहुत सरल लेकिन प्रभावी विज्ञान है। जब आप कई परतें पहनते हैं तो कपड़ों की परतों के बीच हवा की एक पतली परत फंस जाती है। अच्छा। हवा गर्मी की कुचालक होती है, यानी यह आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। यह फंसी हुई हवा एक इंसुलेटर का काम करती है और आपको ज्यादा गर्म रखती है। एक मोटे कपड़े में यह प्रभाव उतना नहीं होता। इसके अलावा सिर, गर्दन, हाथ और पैरों को अच्छी तरह से ढकने की सलाह है, क्योंकि शरीर की सबसे ज्यादा गर्मी इन्हीं हिस्सों से बाहर निकलती है। और खानपान और घर के अंदर की सुरक्षा को लेकर भी कुछ बातें हैं। हाँ, शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने की सलाह दी गई है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। साथ ही गर्म तरल पदार्थ जैसे सूप या चाय पीते रहें। और हीटर के इस्तेमाल पर भी चेतावनी है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। अगर कोई कोयले की अंगीठी या हीटर का इस्तेमाल कर रहा है तो कमरे में वेंटिलेशन, मतलब हवा आने जाने का रास्ता। बिल्कुल हवा आने जाने का रास्ता जरूर रखें, वरना कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें कमरे में जमा हो सकती हैं, जो सोते हुए व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये रिपोर्ट सिर्फ शहरों में रहने वालों या आम लोगों के लिए नहीं है। इसमें किसानों और मछुआरों का भी खास ध्यान रखा गया है, जो दिखाता है कि ये जानकारी कितनी जमीनी स्तर तक जाती है। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था के उन स्तंभों के लिए है जो सबसे ज्यादा मौसम पर निर्भर करते हैं। मछुआरों को साफ तौर पर 19 और 20 दिसंबर को मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र के समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। क्यों? क्योंकि वहां मौसम खराब रहने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। और किसानों के लिए क्या सलाह है? खासकर उन इलाकों के लिए जहां पाला पड़ने का डर है, जैसे मध्य प्रदेश और तेलंगाना। उनके लिए बहुत ही वैज्ञानिक सलाह दी गई है। फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम को हल्की सिंचाई करने को कहा गया है। हल्की सिंचाई? उससे फसल कैसे बचती है? ये तो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है कि ठंड में और पानी डालो। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे ठोस विज्ञान है। पानी में गर्मी को सोख कर रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब किसान शाम को खेत में हल्का पानी देता है तो मिट्टी और पानी दिन की गर्मी को सोख लेते हैं। रात में जब तापमान गिरता है तो यही पानी धीरे धीरे अपनी गर्मी छोड़ता है, जिससे जमीन के ठीक ऊपर की हवा का तापमान 0 डिग्री से नीचे नहीं जा पाता और फसल जमने से बच जाती है। हाँ, और इसका दूसरा कारण यह है कि जब पानी जमता है तो वो लेटेंट हीट नाम की ऊर्जा छोड़ता है, जो पौधे की कोशिकाओं को ठंड से बचाती है। कमाल है। और छोटे पौधों के लिए भी कुछ कहा गया है? हाँ, सब्जियों की नर्सरी और छोटे पौधों को रात में पुआल या पॉलीथीन शीट से ढकने को कहा गया है। ये एक तरह का मिनी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, जो पौधे के आसपास की गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है। पशुओं के लिए भी सुझाव है ना? ये दिखाता है कि ये रिपोर्ट सिर्फ इंसानों या फसलों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई गई है। निश्चित रूप से मवेशियों को रात में खुले में छोड़ने के बजाय शेड के अंदर रखने की सलाह है, और पोल्ट्री फार्म में जहां मुर्गियों को गर्म रखने की जरूरत होती है, वहां रात में बल्ब या कृत्रिम रोशनी का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म सही रहे और वे ठंड से बीमार ना पड़े। बिल्कुल। तो ये मौसम बुलेटिन सिर्फ एक पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का सर्वाइवल गाइड है, जो हमें बताता है कि मौसम हमारी यात्रा से लेकर हमारी सेहत और हमारे खेतों तक जीवन के हर पहलू को कैसे छूता है। और इसमें एक बहुत जरूरी बात बार बार दोहराई गई है, जिसे हमें समझना चाहिए। रेड कलर वार्निंग का मतलब रेड अलर्ट नहीं है, इसका मतलब है कार्रवाई करें। कार्रवाई करें। हाँ, यह हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें केवल सूचित नहीं कर रहा है, बल्कि हमें तैयार रहने और जरूरी कदम उठाने के लिए कह रहा है। ये एक निष्क्रिय सूचना नहीं, बल्कि एक सक्रिय निर्देश है। ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब हमारे पास इतनी विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी और बचाव के तरीके पहले से मौजूद हैं, तो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर हम आपदा की तैयारी और सामान्य सुरक्षा के लिए इसका कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम इन चेतावनियों को महज एक सूचना की तरह देखते हैं, या सचमुच एक कार्रवाई के आह्वान के रूप में?